नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अरविंद शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं एमजीसीआई के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जो पेपर सॉल्यूशन लेकर आए हैं ये पीएटी एजी 123 ग्रुप में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन का 8/12/2021 का पेपर है एजी 2 का। और ये जो पेपर है ये फर्स्ट शिफ्ट का है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। इसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले मैं क्रॉप प्रोडक्शन के कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। इसी वीडियो में हम क्रॉप के अन्य क्वेश्चन और हॉर्टिकल्चर के जो क्वेश्चन हैं जो भूपेंद्र यादव सर लेकर आएंगे वो भी देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 7, द एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट फॉर बेटर राइजोबियल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज। बेहतर राइजोबियम नाइट्रोजन स्तरीकरण के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि नाइट्रोजन का स्तरीकरण अगर हम लोग देखें तो ये लेग्यूमिनेसी फैमिली की जो क्रॉप होती है इनकी रूट्स के अंदर आप देखेंगे कि पिंक कलर के नोड्यूल्स होते हैं। इनका ये जो पिंक कलर है ये लेग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और क्योंकि ये नोड्यूल्स रूट्स में लगे हुए हैं और रूट डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें कि रूट का जो प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, हम लोग बात कर रहे हैं जड़ों का जो वृद्धि विकास है, इसके लिए इंपॉर्टेंट हमने कहा जो न्यूट्रिएंट है वो है फास्फोरस। तो अगर फास्फोरस अच्छा रहेगा तो रूट डेवलपमेंट अच्छा होगा, नोडुलेशन अच्छे से होगा, तो ज़्यादा नाइट्रोजन का फिक्सेशन होगा। इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर आएगा फास्फोरस। हाँ, पोटेशियम की अगर बात करें तो पोटेशियम क्या है भाई, तो ये आप देखोगे रेसिस्टेंस के लिए, कीट और रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए जरूरी होता है। कैल्शियम अगर हम लोग देखें तो सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूट्रिएंट होता है। सोडियम को हम लोग बोलते हैं कि ये नॉट एसेंशियल बट बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट है, जिसको यूज हम लोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल विच इज द फॉर्म। पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन का अवशोषण अगर हम लोग देखें तो NO3- के फॉर्म में, मतलब नाइट्रेट के फॉर्म में ज्यादातर क्रॉप करती हैं। मोस्ट ऑफ दी क्रॉप्स नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में लेती हैं। कुछ होते हैं जो नाइट्रोजन को अमोनियम के फॉर्म में भी लेते हैं। ये अमोनियम फॉर्म जो है इसको अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि पेडी है, पेडी के बाद हम लोग बात करें जैसे पोटैटो है, ये जो है अमोनियम फॉर्म को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे नाइट्रेट्स जो है ये यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड के फॉर्म में नहीं लेते हैं, मुक्त नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में भी नहीं लेते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड के फॉर्म में भी नहीं लेते हैं। आंसर आएगा नाइट्रेट। सबसे ज्यादा ये वाला फॉर्म, और अमोनियम दिया रहता है तो थोड़ा सा ये वाला फॉर्म प्लांट लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आता हूं। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ दीज इज पॉजिटिव इफेक्ट ओइंग द ड्रेनेज। जल निकास के कारण इनमें से कौन सा सकारात्मक प्रभाव होता है। पॉजिटिव इफेक्ट पूछ रहा हमारे से। तो हम लोग देखते हैं लीचिंग ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, ये तो पॉजिटिव नहीं है, ये तो नेगेटिव हो गया। फिर हमने कहा डैमेज द क्रॉप, फसल को हानि, ये भी नेगेटिव इंपैक्ट होता है। इन्वायरमेंटल डैमेज, पर्यावरणीय क्षति, ये भी हमने कहा नेगेटिव है। हाँ, रिमूवल ऑफ सॉल्ट, लवणों का हटाना, ये पॉजिटिव होता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि जहां पर पुअर ड्रेनेज होता है, पानी भरा होता है, वहां लवणों का एकत्रीकरण होता है, सॉल्ट इकट्ठे हो जाते हैं। और अगर ड्रेनेज कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि ये सॉल्ट जो है सॉइल से रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो ये एक ड्रेनेज का पॉजिटिव इफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 22, येलो रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो हम सभी जानते हैं कि पीली क्रांति जो है इसका संबंध है ऑयल प्रोडक्शन से। किससे संबंधित है भाई, ये ऑयल प्रोडक्शन से संबंधित है। जबकि फर्टिलाइजर से रिलेटेड कौन सी है, तो आप देखोगे कि जो ग्रे रिवोल्यूशन होती है या जिसको धूसर क्रांति बोला जाता है, ये उर्वरक से है। फूड ग्रेन से अगर हम लोग बात करें तो आप देखोगे कि जो एवरग्रीन रिवोल्यूशन होती है ये इससे रिलेटेड है, और पल्स से रिलेटेड ऐसी कोई रिवोल्यूशन अभी है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 24, वाटर सप्लाई थ्रू पाइपलाइन एंड ट्यूबवेल टू द फार्म इज नोन एज।
खेतों में पाइपलाइन और नलकूपों के माध्यम से पानी की आपूर्ति किस रूप में होती है या इसको क्या कहा जाता है? तो पानी की आपूर्ति को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंचाई या इरिगेशन। हाँ, ड्रेनेज की बात आएगी तो इसको आपूर्ति नहीं होती है, इसको बोलते हैं रिमूवल। रिमूवल मतलब निकासी, ये इसको कहा जाता है। फिर हमने कहा फ्लड या बाढ़, ये तो आप जानते ही हैं कि फ्लड में हम पूरे खेत में पानी भर देते हैं या बरसात के समय बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, खेत में भर जाता है। मिनरलाइजेशन या खनिजीकरण क्या होता है? तो हम लोग बात करते हैं कि जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है ये चेंज होती है किसमें? इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिनरलाइजेशन। मतलब कार्बनिक नाइट्रोजन अकार्बनिक नाइट्रोजन में जब बदलती है तो इस प्रक्रिया को या इस क्रिया को कहा जाता है खनिजीकरण। आंसर हमारा यहां पर हो जाएगा इरिगेशन या सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 38। एग्रोनॉमी वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम विच लैंग्वेज? एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यहां पर बहुत ही सरल आंसर है हमारा, ग्रीक। एग्रोनॉमी की अगर हम लोग बात करते हैं, एग्रोनॉमी वर्ड कंसिस्ट फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। फर्स्ट हम लोग जानते हैं कौन सा है, तो एग्रोस। सेकंड कौन सा है? नोमोस। एग्रोस का अगर मीनिंग हम लोग देखें तो इसका मीनिंग होता है फील्ड, और नोमोस का मीनिंग अगर देखें तो टू मैनेज, या इसको बोला जाता है मैनेजमेंट, मतलब भूमि, और यहां पर क्या आ जाएगा? प्रबंधन। ये हो गया एग्रोनॉमी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं, क्वेश्चन नंबर 44। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। जैविक खेती में कौन शामिल नहीं है? तो जैविक खेती के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कि बिना रसायनों के हमारे को खेती करना है, तो इसमें कौन शामिल नहीं है? तो जैव उर्वरक तो शामिल होते हैं, बायो फर्टिलाइजर, ग्रीन मैन्योर ये भी शामिल होता है, कंपोस्ट और गोबर की खाद ये भी शामिल है। हाँ, रासायनिक उर्वरक शामिल नहीं है, और क्योंकि यहाँ पर नॉट वर्ड बोला है इसलिए जो शामिल नहीं है वही आंसर आएगा। केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं या रासायनिक उर्वरक जो है ये कार्बनिक खेती में सम्मिलित नहीं होते हैं, ये यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं, क्वेश्चन नंबर 46। विच इज नॉट असेंशियल न्यूट्रिएंट्स? कौन सा आवश्यक पोषक तत्व नहीं है, यहां पर हमारे से पूछा है। अब असेंशियल न्यूट्रिएंट की अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि कौन आएगा भाई? स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स आते हैं और मेजर न्यूट्रिएंट्स आते हैं। स्ट्रक्चरल में हम लोग जानते हैं, संरचनात्मक इनको कहा जाता है, इसमें आता है CHO। मेजर में अगर देखें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और माइक्रो। प्राइमरी में NPK हो गया, सेकेंडरी में अगर देखें कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर हो गया, माइक्रो में अगर देखें आयरन, कॉपर, जिंक, बोरान, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन एंड निकेल। तो हमसे यहां पर बोल रहा है कि आवश्यक नहीं है, तो नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, सल्फर है, सोडियम। सोडियम क्या होता है भाई? नॉट असेंशियल में आता है, बट बेनिफिशियल। नॉट असेंशियल बट बेनिफिशियल, इसलिए यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन मैन्योर क्रॉप? कौन सी हरी खाद की फसल है? हरी खाद, ग्रीन मैन्योर। तो ग्रीन मैन्योर आप सभी जानते हैं, ढेंचा, या हम इसको बोलते हैं सेसवानिया। सेसवानिया जो है ये ग्रीन मैन्योर क्रॉप है। बाकी सूर्यमुखी ये आप जानते ही हो कि ऑयल सीड है, कॉटन जो है फाइबर है, और ये जो है शुगर क्रॉप है। शुगर, फाइबर,
ऑयल सीड। तो आंसर हो गया ढेचा या सेसवानिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 55, ग्रीन रिवॉल्यूशन इज स्पेशली रिलेटेड टू, हरित क्रांति का मुख्यतः संबंध है या किससे संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति का संबंध अगर देखा जाए तो ये व्हीट एंड राइस से है। सबसे ज्यादा व्हीट, फिर थोड़ा हमने कहा राइस, और बहुत ही कम नहीं के बराबर मेज। मेन क्रॉप हमारी यहां व्हीट हो जाएगी और कुछ हद तक राइस जो है या चावल का इससे संबंध है। बाकी मक्का का बहुत ही कम हमने कहा योगदान है, बाकी और कोई क्रॉप इसमें नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, इन इंडिया मोस्ट इरिगेशन स्कीम्स फॉल अंडर विच कैटेगरी ऑफ इरिगेशन? भारत में अधिकांश सिंचाई परियोजनाएं, याद रखना कि अगर हमसे बात करता है सोर्सेस या साधन की बात करता है या स्रोत की बात करता है तो इसमें क्या आएगा भाई? ट्यूबवेल, नल, कूप। लेकिन हमसे बात किसकी कर रहा है? वो परियोजना की अगर बात करता है तो इसके अंदर आ जाएगा टैंक इरिगेशन। टैंक इरिगेशन का मतलब क्या होता है कि ऐसा क्षेत्र, ऐसा स्थान जहां पानी को एकत्रित किया जाता है। जैसे हमने कहा कोई तालाब है तो वो भी टैंक सिंचाई के अंतर्गत आता है। किसी डैम के अंदर हम पानी को इकट्ठा कर रहे हैं फिर सिंचाई के लिए दे रहे हैं तो वो भी टैंक में आएगा। इसलिए परियोजना में सबसे बड़ी हो जाएगी टैंक इरिगेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है? तो अब यहां पर क्लियर बात हो गई है, ये एल्गी है, ये एजोला है, ये दोनों तो जीवाणु है ही नहीं। एक एल्गी हो गई, एक एजोला होगा, ये तो जीवाणु है ही नहीं। अब जीवाणु दो हैं, एक है एजेटोवेक्टर। अब एजेटोवेक्टर जो है इसको हम लोग बोलते हैं फ्री लिविंग। फ्री लिविंग हम लोग इसको बोलते हैं, मतलब स्वतंत्र जीवी इसे कहा जाएगा। लेकिन यहां पर क्या बोला है हमसे? सहजीवी। तो सहजीवी में आता है राइजोबियम। राइजोबियम आप सभी जानते हैं कि लेग्यूम क्रॉप जो होती है उसके साथ ये सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला है। ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं एल्गी और एजोला, बट ये जो है बैक्टीरिया नहीं है। क्वेश्चन में बैक्टीरिया पूछा है, एजेटोवेक्टर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये फ्री लिविंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 62, फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इन 2020-21, सन 2020-21 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन कितना था? तो भारत का खाद्यान्न उत्पादन 2021 में था 308.65 मिलियन टन। 308.65 मिलियन टन। अभी अगर हम लोग बात करें 2021-2022, तो 2021-2022 में हम लोग देखते हैं 315.6 मिलियन टन ये खाद्यान्न का उत्पादन है। और अभी लेटेस्ट हमारे पास जो डेटा है वो यही है, अभी यही डेटा अपडेट किया गया है। अगर 21-22 की बात करें तो कितना हो जाएगा? 315.6 टन हमने कहा ये खाद्यान्न उत्पादन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 हो गया। ये पहले था 20-21 में, 21-22 का पूछे तो ये आएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव फ्रॉम विच लैंग्वेज? एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया? तो हमने पहले देखा था ग्रीक भाषा, इसमें हमने बात की थी कि एग्रोनॉमी जो है, एग्रोनॉमी वर्ड किससे लिया है? ग्रीक भाषा से। वर्ड एग्रीकल्चर डिराइव फ्रॉम, अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई एग्रीकल्चर जो वर्ड है ये हमने बात किया है कि लैटिन लैंग्वेज के 2 वर्ड्स होते हैं यहाँ पर। फर्स्ट होता है एगर आर एग्री, और सेकंड क्या है? कल्चरा। इससे लिया है। एगर आर एग्री का मीनिंग होता है सॉइल, कल्चरा का मीनिंग होता है टू कल्टीवेट।
मतलब सॉइल को हम मृदा कहेंगे और टू कल्टीवेट को हम लोग क्या बोलेंगे, खेती। ये हो गया। तो कितना आसान प्रश्न है, एग्रीकल्चर भी पूछ लिया, एग्रोनॉमी भी पूछ लिया। तो इस तरह से हमारे को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 68 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं। 71, स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया, भारत की मुख्य खाद्य फसल है। मुख्य खाद्यान्न जो है, खाद्य फसल की बात यहां पर चल रही है, तो वो कौन सा है? तो हम लोग देखते हैं कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या है भाई, बाजरा जो है ये भारत की मुख्य खाद्य फसल है, स्टेपल फूड है। जबकि वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें तो वर्ल्ड में आ जाएगा व्हीट। वर्ल्ड में क्या आ जाएगा, व्हीट। बाकी हम लोग देखें तो यहां पर राइस के बाद अगर आप देखें तो व्हीट आएगा। व्हीट के बाद अगर हम लोग बात करें तो मेज आता है। उसके बाद हम लोग देखें तो दूसरी क्रॉप आ सकती है। फर्स्ट सेकंड पर यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। क्वेश्चन नंबर 75, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर। हमसे बोल रहा है कि हम ऑर्गेनिक मैन्योर की यहां पर बात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक मैन्योर में अगर हम लोग देखें तो दो तरह की होती है। एक को हमने कहा है बल्कि और सेकंड को कहा है कंसंट्रेटेड। बल्कि में हमने देखा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, कम होते हैं, इसलिए लार्ज अमाउंट लगता है, लार्ज अमाउंट में यूज करते हैं, एसी को बल्कि बोला जाता है। कंसंट्रेटेड में हमने कहा न्यूट्रिएंट जो हैं वो ज्यादा होते हैं, इसलिए थोड़ा सा लेस अमाउंट लगता है, कम मात्रा में उपयोग करते हैं। कंसंट्रेटेड में कौन आता है भाई, तो हम लोग यहां पर बात करते हैं कि ब्लड मील, फिर हमने कहा बोन मील, फिश मैन्योर और इसके अलावा केक्स। केक्स मतलब खलियां, ये सब इसमें आती है। मतलब खून की खाद, हड्डी का चूरा, मछली की खाद और केक्स मतलब खलियां। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि शहरी कंपोस्ट, स्लज, कचरा, फार्म यार्ड मैन्योर, ये सब जो हैं बल्कि मैन्योर के एग्जाम्पल हैं। और यहाँ पर नॉट पूछा है, ये सारे अगर बल्कि है तो कौन नहीं है, सरसों की खली, क्योंकि ये किस में आता है, ये आता है कंसंट्रेटेड में, ठीक है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था मैन्योर फर्टिलाइजर का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर असेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ। पौधों की वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्व आवश्यक होते हैं? तो आप देखोगे 17 जो है ये हमने आवश्यक यहां पर माना है। इसमें से अभी हमने बात की थी कि स्ट्रक्चरल कितने होते हैं, तो 3 होते हैं स्ट्रक्चरल, इसमें आता है CHO। फिर हमने बात की यहां पर कि प्राइमरी कितने हैं, तो प्राइमरी भी 3 हैं, इसमें आता है NPK। सेकेंडरी कितने हैं, ये भी 3 हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। फिर हमने क्या बात की, माइक्रो, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट कितने हैं, ये हैं 8, आयरन, कॉपर, जिंक, बोरान, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, क्लोरीन एंड निकेल। तो टोटल आप देखोगे कितने हो गए, 17, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 79, सोयाबीन क्रॉप इज मेनली ग्रोन इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में सोयाबीन की फसल मुख्य रूप से उगाई जाती है? यहां पर बात हो रही है एरिया की, तो एरिया की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कौन आएगा, वही MP आएगा। मध्य प्रदेश है, इसे हम लोग सोया स्टेट बोलते हैं। बट अभी अगर हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो प्रोडक्शन में कौन आता है, तो प्रोडक्शन में अभी महाराष्ट्र है। पहले प्रोडक्शन में भी MP था, बट अब प्रोडक्शन में कौन है, महाराष्ट्र है। तो ये हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि सोयाबीन के बारे में हमने बात की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम डीप ओपन वेल। मतलब गहरे खुले जो कुएं होते हैं, इनसे पानी उठाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि गहरे कुएं हैं, बहुत गहरे जो कुएं होते हैं उनके बारे में बात चल रही है, उनसे पानी हमारे को उठाना है।
तो इसके लिए क्या होता है, एक तरह का ऐसा सिस्टम यूज करते हैं, ये चेन जैसा सिस्टम होता है। यहाँ पर ऐसा हैंडल होता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हैंडल हो सकता है, और इसके अंदर आप देखोगे कि चेन सिस्टम होता है। ये यहाँ पर आप देखोगे इस तरह से चेन लिपटी होती है, ये दोनों हैंडल इसके हो सकते हैं। और इसमें आप देखोगे बहुत बड़ी सी बाल्टी जो है, क्योंकि बार बार यहाँ से वाटर को लिफ्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए बड़ी सी बाल्टी लेकर आप देखोगे कि ये जो चेन होती है इसको इस तरह से घुमाकर पानी को खींचा जाता है। इसको बोला जाता है विंड लॉस। इसको क्या बोलते हैं, विंड लॉस। तो गहरे कुओं से पानी को निकालने के लिए इसी को यूज किया जाता है, जिसको विंड लॉस बोलते हैं। ठीक है। झूलती हुई टोकरियां जो है ना, झूलती हुई टोकरियां होती हैं। दून जो है इसको दो लोग पकड़ लेते हैं, एक उस साइड एक इस साइड, रस्सी बांध के बीच में पात्र लगा होता है। आर्किमिडीज पेंच जो होता है ये क्या होता है, तो इसमें हम इस तरह का यूज करते हैं, इसको इजिप्शियन स्क्रू भी बोला जाता है। इस तरह से ये, इससे भी वाटर को लिफ्ट किया जाता है, बट गहरे कुओं से निकालने के लिए विंड लॉस को यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 84। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, विच इज नॉट अ यूनिट ऑफ वाटर मेजरमेंट। कौन सी जल मापन की इकाई नहीं है। तो हम लोग जब जल का मापन करते हैं, यहां पर बात चल रही है मेजरमेंट, जब हम लोग इरिगेशन वाटर का करते हैं तो यहां पर दो चीजें आती है, एक आती है यूनिट्स, सेकंड हम लोग बात करें तो यहां पर आती है मेथड्स। यूनिट्स के अंदर फिर हम लोग देखते हैं, तो आप देखोगे यूनिट्स दो तरह की होती है। एक होती है यूनिट्स ऑफ डिस्चार्ज वाटर और यूनिट्स ऑफ कलेक्टेड वाटर्स। डिस्चार्ज वाटर की यूनिट अगर देखें तो फर्स्ट क्यूसेक, सेकंड क्या है क्यूमेक। कलेक्टेड वाटर की अगर हम लोग देखें तो हेक्टेयर सेंटीमीटर और एकड़ इंच, ये हो गई यूनिट्स। तो हम लोग देखेंगे क्यूमेक भी है, क्यूसेक भी है, एकड़ इंच भी है, पार्सल फ्लूम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पार्सल फ्लूम जो है ये मेथड होती है इरिगेशन वाटर मेजरमेंट में। मेथड जो यूज करते हैं, वाटर का जो डिस्चार्ज रेट होता है उसको पता लगाने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। तो ये यूनिट नहीं है, ये मेथड है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग डिस्चार्ज ऑफ वाटर मेजर करने में यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। 86, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो हम लोग जानते हैं कि MS स्वामीनाथन, ये भारत में हरित क्रांति के जनक है। जबकि नॉर्मन ई बोरलॉग क्या है, तो हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है उसके फादर ये हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि भाई व्हाइट रिवॉल्यूशन जो है, या इसको बोला जाता है कि ऑपरेशन फ्लड जो है, उससे रिलेटेड हमने जो पर्सन देखा वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगर इंडिया नहीं होता तो हम डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग लगाते, लेकिन इंडिया दिया है इसलिए हमने MS स्वामीनाथन जो है यहां पर उनको आंसर किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, द क्रॉप्स दैट नीड अ लॉट ऑफ वाटर। मतलब हम बोल रहे हैं कि बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, वे फसलें कौन सी है। तो देखो यहां पर दिया है राइस व्हीट, राइस मेज, व्हीट चिकपी, व्हीट कॉटन। तो देखो राइस तो आएगा ही आएगा। अब यहां पर हम लोग देखते हैं मेज और व्हीट। तो मेज जो है आप इसको देखोगे कि ये मेन जो इसका सीजन होता है मेनली खरीफ है, ये मेनली खरीफ क्रॉप होती है, इसलिए हमने इसको नहीं लगाया। और व्हीट क्या है, ये रबी क्रॉप है, और रबी क्रॉप है तो ज्यादा पानी लगेगा, और राइस तो आ ही रहा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा राइस एंड व्हीट। राइस एंड व्हीट ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन का अवयव नहीं है।
समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन का मतलब होता है कि प्रबंधन के सभी उपाय एक साथ अपनाना। सारे उपाय हम एक साथ जब अपनाते हैं तब आता है। अब यहां पर बात चल रही है कि किसकी बात चल रही है भाई? न्यूट्रिएंट की बात चल रही है, तो पोषक तत्व की बात चल रही है। तो जिनसे पोषक तत्व मिलेंगे वो सारे तरीके हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ रासायनिक उर्वरक ये बिल्कुल आएगा, जैव उर्वरक इससे भी न्यूट्रिएंट मिलेगा, फसल अवशेष इससे भी मिलेगा, शाकनाशी भाई ये नहीं आएगा हर्बिसाइड, क्योंकि इससे पोषक तत्व मिल ही नहीं रहा है। पोषक तत्व मिलने वाले सारे तरीके जो हैं वो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में आएंगे, लेकिन यहाँ तो पोषक तत्व मिल ही नहीं रहा। ये तो खरपतवारों को नष्ट करने के लिए, वीट कंट्रोल करने के लिए जो हर्बिसाइड यूज कर रहे हैं उसकी बात चल रही है, इसलिए ये नहीं आएगा। ठीक है, इसके साथ ही क्रॉप प्रोडक्शन के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको कवर कराए। इसी वीडियो में आगे क्रॉप प्रोडक्शन के क्वेश्चन लेकर आएंगे लाखन सिंह झाला सर। झाला सर के बाद हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर आएंगे भूपेंद्र यादव सर। तो वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें, पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू सर। जय हिंद, स्वागत है आपका MGCI के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन के बारे में। कृषि के अंदर बहुत सारे महत्वपूर्ण जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। कई बार जो प्रश्न होते हैं वो रिपीट भी हो जाते हैं, या कई बार जो प्रश्न होते हैं वो पुराने प्रश्नों से मिलते जुलते ही होते हैं। क्लियर है क्या? तो जो प्रश्न हमारे पास में जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो हमारे लिए पहला प्रश्न है, और ऐसे 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो पुराने क्वेश्चन पेपर के अंदर या एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ इसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। निम्नलिखित में से किसने पौधों में आवश्यक खनिज पोषक तत्वों का सिद्धांत प्रतिपादित किया? किसने बताया था कि पोषक तत्व जो होते हैं वो पौधों के लिए आवश्यक होते हैं? सबसे पहले है लिबिग। तो लिबिग जो है ये कृषि रसायन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से रिलेटेड है लिबिग। आर्नन और स्टाउट ने क्राइटेरिया ऑफ इसेंशियलिटी यानी कि आवश्यकता के मानक दिए थे। आवश्यकता के मानक दिए थे 1939 में, 1939 में, जिन्हें फिर से आर्नन ने क्या किया था? रीडिफाइन किया था 1954 में। कार्ल लिनियस, तो लिनियस को तो आप सब लोग जानते हो। लिनियस ने क्या किया था भैया? द्विनाम पद्धति दी थी। द्विनाम पद्धति आप जानते ही हो। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि कोई भी अगर आप वानस्पतिक नाम लेते हो, वैज्ञानिक नाम लेते हो, तो उसमें जो पहला नाम होता है वो वंश या जीनस होता है, दूसरा नाम जो होता है वो स्पीसीज होती है। क्लियर है क्या? तो ये कार्ल लिनियस ने दिया था। एरिस्टोटल की अगर हम लोग बात करें तो ये जीव विज्ञान जूलॉजी, ये क्या है भैया? ये जूलॉजी के फादर माने जाते हैं, जूलॉजी के पिता माने जाते हैं। ठीक है। अब प्रश्न हमसे पूछा गया है कि पौधों में आवश्यक खनिज पोषक तत्वों का सिद्धांत, तो आवश्यकता के मानक दिए थे आर्नन और स्टाउट ने। किसने दिए थे? आर्नन और स्टाउट ने। ठीक है, 1939 में। अगला प्रश्न, विच फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। इनमें से कौन सा कारक फसलों की जलमांग को प्रभावित करता है? पहली बात तो फसलों की जलमांग क्या होती है? फसलों की जलमांग का मतलब है कि किसी भी पौधे को अपने पूरे जीवन चक्र में अलग अलग अवस्थाओं पर पानी की आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। अब उसको अपने पूरे जीवन काल में कितने पानी की आवश्यकता होती है या कितना पानी वो चाह रहा है, ये उसकी जलमांग होती है, यानी कि वाटर रिक्वायरमेंट होती है। अब किसी भी पौधे के अंदर जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है, जो जलमांग होती है, उसे कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं? पहला दिया है सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण। अब आप सोचिए कि अगर ज्यादा तेज धूप होगी
तो मिट्टी के अंदर से पानी क्या हो जाएगा भैया, वाष्प बनकर उड़ जाएगा। इसका मतलब जमीन के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, पौधे के लिए पानी की उपलब्धता कम हो जाएगी, तो पौधा ज्यादा से ज्यादा पानी मांगेगा। गर्मी के दिनों में हम लोगों को प्यास ज्यादा लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि भैया जो वाटर होता है उसका कंजप्शन हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा होता है, तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीना पड़ता है। ऐसे ही पौधे के साथ भी होता है। तो मतलब एक फैक्टर तो ये जिम्मेदार हो गया। अरे क्लियर हो गया क्या? ज्यादा सोलर रेडिएशन रहेगा तो जलमांग भी क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरा है विंड वेलोसिटी, वायु की गति। अगर मान लीजिए कि किसी पौधे को हम लोग पानी दे रहे हैं और बहुत तेज हवाएं चल रही है, बारिश हो रही है, बहुत तेज हवाएं चल रही है, और वो जो पानी है वो पौधे को प्रॉपर वे में मिल नहीं पा रहा है, ठीक है, तो मिल नहीं पाएगा तो भैया मान लो कि 1 लीटर पानी की आवश्यकता थी और आधा पानी हवा में उड़ गया, तो भैया आधी प्यास तो उसकी रह गई ना, तो उसकी जल मांग क्या हो जाएगी, फिर से बढ़ जाएगी। तो विंड वेलोसिटी भी इसके लिए क्या होती है भैया, रिक्वायर्ड होती है। अगला है एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडल के अंदर क्या है भैया, आर्द्रता है। अब वायुमंडल के अंदर आर्द्रता बनी तभी रहेगी जब ज्यादा से ज्यादा वेपर जो है वो कहां जाएगा, एटमॉस्फेयर के अंदर जाएगा, वायुमंडल के अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, ये भी जलमांग को आपकी क्या करेगा भैया, जलमांग को अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। तो सौर विकिरण भी करेगा, वायु की गति भी करेगी, वायुमंडलीय आर्द्रता, ये तीनों ही क्या करते हैं, ये फसलों की जो जलमांग होती है उसको प्रभावित करते हैं। अब आंसर आपका जो है वो आ जाएगा ए, बी और सी। आंसर क्या आ जाएगा, ए, बी और सी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स, राइस, व्हीट, बार्ले, ओट्स, चिकपी, पी, काउपी, लेंटिल, ग्रीन ग्राम एक्सेट्रा। चावल, गेहूं, जौ, जई, काबुली चना, मटर, लोबिया, मसूर, हरे चने आदि निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? ये जो अलग अलग प्रकार की फसलें दी गई है, ये किसका उदाहरण है? सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, स्वपरागित फसल है। ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, बहुधा परपरागित फसल है। सेक्शनल पोलिनेटेड क्रॉप है, अनुभागीय परागित फसलें हैं। क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है या परपरागित फसलें हैं। अब ये जितनी भी फसलें दी गई है, ये जितने भी फसलें दी गई है, ये जितने भी उदाहरण आपको दिए गए हैं, ये जितने भी उदाहरण आपको दिए गए हैं, इन सभी उदाहरणों के अंदर क्या कंडीशन होती है कि जो फूल होता है, इन सभी के अंदर जो पुष्प होता है, जो फूल होता है, इसी पुष्प के अंदर नर भाग भी होता है और मादा भाग भी होता है। ये जितनी भी फसलें हम लोगों को दी गई है, इन सभी के फूल के अंदर नर भाग भी होता है और मादा भाग भी होता है। मतलब कंडीशन क्या है? कंडीशन है आपकी हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन। कौन सी कंडीशन? हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन। हर्मेफ्रोडाइट कंडीशन है मतलब ऐसा पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों हैं। तो ऐसे पुष्पों के अंदर स्वपरागण होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। स्वपरागण होने के चांसेस ज्यादा होते हैं या स्वपरागण ही होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है भैया। क्या होता है? सेल्फ पोलिनेशन या स्वपरागण। पढ़ा होगा आप लोगों ने स्वपरागण क्या होता है कि भैया कि नर का, यहां पे देखो, यहां पे समझ लो इस बात को, यहां पे देखो, ये मैंने स्टिग्मा बना दिया, मादा का स्टिग्मा हो गया, ये स्टिग्मा हो गया फीमेल का, ठीक है। और ये जो है ये आपका क्या है, ये जो है ये है भैया, ये आपका एंथर हो गया, ये आपका एंथर हो गया मेल का। अब इस एंथर से क्या निकले? इस एंथर से निकले परागकण। ये परागकण जो है ये स्टिग्मा पर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्वपरागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपरागण। ये आपके क्या हो गए? परागकण, परागकण, ठीक है। पोलन ग्रेन इनको कहा जाता है, पोलन ग्रेन। तो एक पुष्प के परागकण जब उसी पुष्प के स्टिग्मा पर जा रहे हैं तो इसको स्वपरागण बोलते हैं। तो ये जितनी भी फसलें आपको दी गई है किसका उदाहरण है? सेल्फ पोलिनेशन का उदाहरण है, स्वपरागण का। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियल क्रॉप इन इंडिया? भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसलें व्यावसायिक फसलें हैं? व्यावसायिक फसलों का मतलब होता है, व्यावसायिक फसलों का मतलब होता है आर्थिक तौर पर उगाए जाने वाली, आर्थिक तौर पर उगाए जाने वाली, आर्थिक तौर पर उगाए जाने वाली फसलें।
आर्थिक तौर पर उगाई जाने वाली फसलों का मतलब क्या है, जैसे तंबाकू है तो तंबाकू क्यों उगाई जाती है, ताकि तंबाकू को मार्केट के अंदर बेचा जा सके। आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट आते हैं तंबाकू के। सरसों को क्यों उगाया जाता है, ताकि इससे ऑयल मिल पाए, ठीक है। जूट को क्यों उगाया जाता है, ताकि इससे हम लोग रस्से वगैरह बना पाए या इससे हम लोग फाइबर प्राप्त कर सके। तो इन तीनों ही फसलों को हम लोग लगाते गाय के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए लगाते हैं। तो ये भी आपकी व्यावसायिक फसल है, ये भी व्यावसायिक फसल है, ये भी व्यावसायिक फसल है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा भैया, तीनों, 1, 2 और 3, ठीक है। अगला, विच स्टेट इज बेनिफिटेड बाय इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से किस राज्य को लाभ हुआ है। प्रश्न पूछा गया है कि जो इंदिरा गांधी नहर है, तो भैया इंदिरा गांधी नहर जो है, इंदिरा गांधी नहर इंदिरा गांधी नहर ये 649 किलोमीटर लंबी नहर है, जिसमें से 480 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो राजस्थान के अंदर है, और बाकी का 169 के लगभग जो एरिया बचा हुआ है, 169 किलोमीटर के लगभग जो एरिया बचा हुआ है, ये आउट ऑफ राजस्थान है, आउट ऑफ राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के बाहर वाला एरिया। तो आप देखो सबसे ज्यादा एरिया किसके अंदर है, राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है, राजस्थान को। तो आंसर आ जाएगा आपका राजस्थान। क्या आ जाएगा भैया, राजस्थान। क्लियर है क्या। वैसे राजस्थान के बाहर अगर आप मानो तो ये पंजाब, राजस्थान और पंजाब के बीच में है, मोस्टली किसके बीच में, राजस्थान और पंजाब के बीच में है, परंतु सबसे ज्यादा एरिया किसके पास में है, राजस्थान के पास में। अगला, द कंसेप्ट ऑफ सेंटर्स ऑफ ओरिजिन वाज गिवन बाय whom based on his studies of a vast collection of plants at the Institute of Plant Industry। पादप उद्योग संस्थान में पौधों के विशाल संग्रह के अपने अध्ययन के आधार पर उत्पत्ति स्थान की अवधारणा, उत्पत्ति स्थान की अवधारणा किसने की थी। विभिन्न फसलों के उत्पत्ति स्थान हम लोग पढ़ते हैं, जैसे गेहूं का टर्की के अंदर पढ़ते हैं, धान का अपन इंडो बर्मा के क्षेत्र में पढ़ते हैं, कपास का भारत के अंदर पढ़ते हैं, अरहर का अफ्रीका के अंदर पढ़ते हैं, ज्वार का अपन अफ्रीका के अंदर पढ़ते हैं, गन्ने का अपन न्यूगिनी और भारत के अंदर पढ़ते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के जो उत्पत्ति स्थान दिए गए हैं, ये उत्पत्ति स्थान दिए किसने थे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जॉर्ज सी क्लर्क की। अगर हम लोग बात करें तो ये क्या थे भैया, जॉर्ज सी क्लर्क क्या थे, जॉर्ज सी क्लर्क जो थे वो एक बॉटनिस्ट थे, अपन इनको क्या बोल सकते हैं, वो एक वानस्पतिक शास्त्री थे, ये एक वानस्पतिक शास्त्री थे, ये बॉटनिस्ट थे, ये क्या थे भैया, बॉटनिस्ट थे, और इन्होंने उत्पत्ति स्थान नहीं दिया था। लेनिनग्राद N.I. वेविलोव, भैया ये महत्वपूर्ण है, वेविलोव ने ही दिए थे भैया उत्पत्ति स्थान। इन्होंने क्या दिया था, उत्पत्ति स्थान दिया था, ओरिजिन प्लेस, उत्पत्ति स्थान ओरिजिन प्लेस किसने दिया था, ये दिया था आपके वेविलोव ने दिया था, ठीक है। रॉबर्ट बैकवेल कौन थे, तो ये भैया अंग्रेजी कृषि शास्त्री, ये एक इंग्लिश एग्रीकल्चरिस्ट थे। और नॉर्मन बोरलॉग कौन थे भैया, विश्व में हरित क्रांति के पिता, विश्व में हरित क्रांति के पिता, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड, ठीक है। तो हमसे तो ये पूछा गया है कि भैया उत्पत्ति स्थान किसने दिया था, ठीक है, उत्पत्ति स्थान सेंटर ऑफ ओरिजिन किसने दिया था, वेविलोव ने दिया था। अगला प्रश्न, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन नेशनल इकोनॉमी इन 2020-21, 2020-21 में जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट भैया 18 से 20% के लगभग रहता है। कितना रहता है, 18 से 20%। अभी 18 पॉइंट कुछ परसेंटेज चल रहा है, तो 18 से 20% के लगभग। पहले ये कम था, 13-14% के लगभग था, परंतु अब क्या है, धीरे धीरे कृषि का जो योगदान है वो धीरे धीरे क्या हो गया है, बढ़ गया है, किसमें, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के अंदर, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितना है, तो ये मान के चलिए आपकी जो 18 से 20% जो मैंने बताया है, ये 2022 और 23, ठीक है। अगला,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर कैनाल इरिगेशन, निम्नलिखित में से किस राज्य में नहर सिंचाई के तहत सबसे अधिक क्षेत्रफल है? ऐसा राज्य जो सबसे ज्यादा नहरों से सिंचाई करता है, ऐसा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हरियाणा। तो याद रखिएगा भैया, उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा केनाल इरिगेटेड एरिया है, सबसे ज्यादा क्या है, नहरों से सिंचाई वाला क्षेत्र जो है वो किसके अंदर है? उत्तर प्रदेश के अंदर। राजस्थान के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर स्प्रिंकलर विधि का प्रयोग ज्यादा होता है, स्प्रिंकलर में फवारा विधि का प्रयोग ज्यादा होता है। दूसरा, सतही सिंचाई विधियों का प्रयोग ज्यादा होता है। बिहार के अंदर सतही सिंचाई विधियों का प्रयोग ज्यादा होता है। हरियाणा, पंजाब और हरियाणा जो राज्य है, यहाँ पर भी स्प्रिंकलर जो मेथड है, जो फवारा विधि, उसका प्रयोग ज्यादा होता है। और दूसरा, सतही सिंचाई विधियों का प्रयोग ज्यादा होता है। परंतु केनाल इरिगेटेड एरिया जो सबसे ज्यादा, वो कहां पे है? यूपी, उत्तर प्रदेश के अंदर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स? प्लांट जेनेटिक रिसोर्स का मुख्यालय कहाँ है? तो ये चीजें याद रखिएगा भैया, सबसे महत्वपूर्ण होता है, नई दिल्ली के अंदर है ये। संस्थान से प्रश्न बनता है, हर साल प्रश्न पूछा जाता है ना, किसी न किसी संस्थान से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो याद रखिएगा, संस्थान आपको अच्छी तरह से याद रखने हैं। जो क्रॉप से रिलेटेड जितने भी संस्थान है, उनको आप अच्छी तरह से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक ना एक प्रश्न तो हर साल वहां से बनता ही बनता है। ठीक है क्या? तो ये कहां पे है? नई दिल्ली के अंदर, न्यू दिल्ली के अंदर। अगला, इरिगेशन, अ प्रोजेक्ट लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर इन जून 2018 इन राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश का जो राजगढ़ जिला है, उसमें जून 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सिंचाई परियोजना शुरू की थी। वो कौन सी सिंचाई परियोजना है? सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पुनासा लिफ्ट इरिगेशन की। तो पुनासा लिफ्ट इरिगेशन कहाँ है? खंडवा में, खंडवा जिले में आता है ये। ठीक है, कहां पर है? खंडवा जिले में। जिला लिख देता हूं, नहीं तो आप अपना दिमाग लगाओगे। खंडवा जिले में, ठीक है। फिर आता है मोहनपुरा, राजगढ़ जिले में। राजगढ़ जिले में, ठीक है, ये कहां पर है? राजगढ़ जिले में। फिर आता है अहरोरा। अहरोरा कहां पर है? तो भैया आपका अहरोरा जो है ये है उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर। मिर्जापुर नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। कहां पे है? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, यूपी के अंदर। फिर है रहटी मध्यम सिंचाई परियोजना, कहां पर है? तो ये विदिशा जिले में। ये कहां पर है भैया? विदिशा जिले में। और हमसे ये पूछा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2018 में, जून 2018 में राजगढ़ जिले में, तो राजगढ़ जिले में कौन सी परियोजना स्टार्ट की गई थी? कौन सी परियोजना की शुरुआत हुई थी? मोहनपुरा प्रमुख सिंचाई परियोजना है, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट है। क्लियर हो गया क्या? महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं भूपेंद्र यादव आप सभी का MGCI के YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, MGCI आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन चला रहा है। इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं AG2 में, और AG2 में भी हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन की, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और ये जो आपका पेपर हुआ था 8 दिसंबर 2021 को, अब हम 2021 पर आ चुके हैं। इसके पहले हमने 23 के सारे पेपर देखे, 22 के देखे, और अब 2021 की बात हो रही है और शिफ्ट हो रही है फर्स्ट। ठीक है, तो अब बाकी बेसिक बातें तो आपको पता ही है, तो बिना भूमिका बनाए हुए, समय को जाया किए हुए अपन स्टार्ट करते बेटा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर हो रहा है आपकी। देखते बेटा, प्रश्न है मैक्सिमम विटामिन सी प्रोवाइडेड बाय विच फ्रूट, सर्वाधिक विटामिन सी देने वाला फल है। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीजें बता देता हूँ। बहुत सारी का मतलब है कि वे सारे प्रश्न जो यहाँ से बनते हैं और आपसे पूछे भी जा सकते हैं, उन सब की बात करेंगे। ठीक है, तो सर्वाधिक विटामिन सी की बात करें, ठीक है, उससे पहले मैं आपको इन सब की बेसिक जानकारी देते चलता हूँ बेटा। आम की बात करें तो आम में आप सभी जानते हैं 4800 IU क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। आम के बाद किस फल में होता है सर्वाधिक विटामिन ए? तो ये होता है बेटा पपाया में। ठीक है, किसमें होता है? पपाया में। पपाया में कितना होता है?
तो 20 IU होता है। लेकिन इनसे भी ज्यादा अगर हम देखें ओवरऑल, तो ओवरऑल जो विटामिन ए होता है सबसे ज्यादा, विटामिन ए की अगर मैं बात करूं बेटा, ओवरऑल विटामिन ए की बात की जाए ओवरऑल, तो सबसे ज्यादा विटामिन ए अपने को देखने को मिलता है कैरेट के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है बेटा? कैरेट। कैरेट बोले तो गाजर, ठीक है। सबसे ज्यादा गाजर में अपने को विटामिन ए देखने को मिलता है। कितना मिलता है सर? तो ये है बेटा 28,129 IU। कितना है? 28,129 IU, ठीक है। 28,129 IU अपने को कैरेट में देखने को मिल रहा है। ये आम की बात हो गई, पपाया की। ओवरऑल आपको देखने को मिल रहा है कैरेट के अंदर, ठीक है। नींबू की बात कर लेते हैं बेटा। तो नींबू में कौन सा अम्ल होता है? भली भांति जानते हो, नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल, ठीक है। सिट्रिक अम्ल को आप बोलते हो सिट्रिक एसिड, ठीक है। कौन सा एसिड बोलते साहब? तो सिट्रिक एसिड आप इसको कहते हैं बेटा। चलो अमरूद की बात करें तो अमरूद के अंदर हमें बहुत महत्वपूर्ण चीज बार बार पूछी जाती है, पेक्टिन होता है इसके अंदर। पेक्टिन के साथ साथ गॉड गिफ्ट है, इसके अंदर अम्ल भी होता है। तो एसिड एंड पेक्टिन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। इसके अंदर पेक्टिन देखने को मिल रहा है एंड एसिड। इसीलिए ये सर्वोत्तम फल है क्या बनाने के लिए बेटा? जेली। फॉर जेली मेकिंग के लिए बेस्ट फ्रूट कौन सा है? तो जेली बनाने के लिए, आंवले बनाने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पर अमरूद को इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसमें पेक्टिन और अम्ल है। देन हम बात करें बारबाडोस चेरी, तो आंवला से भी ज्यादा विटामिन सी किसके अंदर होता है? तो आप सभी जानते होंगे बारबाडोस चेरी। सबसे ज्यादा विटामिन सी देखने को मिलता है किसके अंदर? तो बारबाडोस चेरी के अंदर। कितना होता है साहब? तो 1000 से लेकर बेटा 4000 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। ये सब जितना भी मैं डेटा लिखूंगा पर 100 ग्राम पे लिख रहा हूँ बेटा। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा आंवला के अंदर कितना मिलेगा साहब? तो ये आपको मिलेगा आंवला के अंदर 600 मिलीग्राम, ठीक है, पर 100 ग्राम। देन आंवला के बाद यदि हम देखें बेटा, तो आंवला के बाद अपने को अगली कंडीशन में देखने को मिलेगा बारबाडोस चेरी। आंवला के बाद हम देखेंगे यहाँ पर अमरूद में, ठीक। तो अमरूद में कितना होता है सर? तो अमरूद में होता है 299 मिलीग्राम। देन उसके बाद हम लास्ट में देखें तो लास्ट में आ रहा है लाइम, ठीक। लास्ट में कौन आ रहा है? लाइम। तो इसमें अपने को देखने को मिल रहा है 63 मिलीग्राम। तो ये पूरा सीक्वेंस है आपके पास। अब यहाँ से कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक। तो हाल फिलहाल विटामिन सी की बात हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो रहा है डी, डमरू। क्लियर दैट? तो बेटा मैंने इस प्रश्न में वे सारी महत्वपूर्ण जानकारी दे दी जो यहाँ से आपके लिए बार बार पूछी जाती है। अब एक क्वेश्चन पीएटी में पूछा गया था, आपको शायद जानकारी होगी कि सर्वाधिक विटामिन सी किस सब्जी में होता है। तो उसने ऑप्शन में दिया था टमाटर, बैंगन, मिर्ची, आलू। तो ऐसे ऑप्शन होगा तो शिमला मिर्च या मिर्च में होता है। लेकिन ओवरऑल अगर अपन देखेंगे तो फिर विटामिन सी की मात्रा बेटा अपने को अलग और ज्यादा देखने को मिलेगी। तो सबसे ज्यादा विटामिन सी होता है ड्रम स्टिक में। किसमें होता है? ड्रम स्टिक में। और सबसे ज्यादा विटामिन ए होता है कोलोकेशिया में। तो यहाँ पर आप लिख लेना, ठीक है, नोट लगा के, क्योंकि फलों की तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इस स्लाइड के माध्यम से। तो सर्वाधिक विटामिन सी की बात हो, ठीक है बेटा, सर्वाधिक विटामिन सी किसमें होता है? और सर्वाधिक विटामिन ए। तो ये भी आपके लिए एक स्लाइड में बना रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इससे जरूर लाभ मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो चलो हम देख लेते हैं यहाँ पर सर्वाधिक विटामिन सी की बात करें थे, जैसे मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक विटामिन सी मिलता है अपने को देखने के लिए किसमें? ड्रम स्टिक की पत्तियों में। किसमें मिलता है? तो ड्रम स्टिक की पत्तियों में मिलता है। और इधर हम देखेंगे तो सर्वाधिक विटामिन ए किसमें मिलता है? तो कोलोकेशिया। कोलोकेशिया ये किन की बात हो रही है बेटा? वेजिटेबल्स में, ठीक है, ये सब्जियों में बात हो रही है। सर सब्जियों में तो गाजर आता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो इनको पूछा जा रहा है। सीवीटी में भी पूछा गया, पीएटी में भी पूछा जा सकता है। ओवरऑल सबसे ज्यादा विटामिन ए तो कैरेट में, इसमें कोई डाउट है ही नहीं बेटा, आप स्क्रीन पर देख पा रहे। तो सर्वाधिक विटामिन सी वाली सब्जी आ जाए तो ड्रम स्टिक है, ये भी परफेक्ट है। जैसे इधर बारबाडोस चेरी पहले पर है, ये भी पहले पर है, लेकिन विटामिन ए में थोड़ा कॉम्पिटिशन है। ओवरऑल में कैरेट है, फलों में पूछे तो आम है, और इस तरह के ऑप्शन हो ड्रम स्टिक, कोलोकेशिया, कोरिएंडर, तो फिर कोलोकेशिया ये पूछा जाता है, इसलिए हमने लिख दिया बेटा, ठीक है। तो आप भले इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ठीक है बेटा। चलिए अब तुम्हारे मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर
ड्रम स्टिक की पत्तियों में कितना है तो 200 मिलीग्राम है, और इधर 10,278 माइक्रोग्राम है ना विटामिन ए। चलो इतनी जानकारी आप ध्यान रखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कदम्ब का वृक्ष संबंधित है, ठीक। चलिए तो सारी बातें जान लेते हैं। कदम्ब से शुरुआत ना करके अपन श्री गणेश करते हैं। तो भगवान श्री गणेश जी की अगर बात करें तो आप सभी जानते हैं इनसे संबंधित कौन सी चीज है तो दूब ग्रास है। कौन सी ग्रास है बेटा? दूब ग्रास, जिसको आप साइनोडान डेक्टाइलान कहते हैं, अपन गांव की भाषा में ध्रुवा कहते हैं इसको, ठीक है, ध्रुवा या दूब घास, ठीक है। तो भगवान श्री गणेश जी से संबंधित है। गणेश चतुर्थी पे आप खेत में से या गली में से कहीं से भी उखाड़ के ले आते हो। भगवान विष्णु जी की बात करें, विष्णु जी का अलग कार्यक्रम बेटा इनसे संबंधित है। लोटस, लक्ष्मी पूजन आप करते ही हो, ठीक है। तो गॉडेस लक्ष्मी, माता लक्ष्मी जी की अगर बात करें तो उनसे भी रिलेटेड कौन सा है बेटा? लोटस है। तो भगवान विष्णु जी आपने देखा ही होगा लक्ष्मी पूजन के दिन, तो हम विष्णु जी खुश करेंगे तो माता लक्ष्मी ऑलवेज खुश हो जाएगी। देवों के देव महादेव अलग ही कार्यक्रम है भाई। चलो इनसे क्या संबंधित है? बेलपत्र सबने देख रखा होगा, कुछ लोग चढ़ा भी रहे होंगे। 3 पत्ती वाला चढ़ाना है ना बेटा, 3 पत्ती बिलपत्र आपने देख रखा होगा सर, ये इसी बिलपत्र की बात हो रही है। फिर इसके अलावा सामी या समी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। चलो एक मात्रा दे देते हैं। तो समी का जो आप देखोगे काफी बारीक होता है ना, इस तरह से पत्ते इसके काफी बारीक महीन होते हैं। चलो उसके अलावा सेमल, तो ये तीनों जो वृक्ष है भगवान शिव से संबंधित है। इसके अलावा भगवान शिव सभी वनस्पतियों को मना नहीं करते, चाहे वो धतूरा भी क्यों ना हो, कटलासा भी क्यों ना हो, सब सिर्फ सिवाय एक फूल के, केतकी। केतकी का फूल भगवान शिव को अप्रिय है। क्यों है? क्योंकि केतकी को श्राप दिया था, उन्होंने झूठी गवाही दी है, तो कभी झूठी गवाही नहीं देना चाहिए। तो उस केतकी के फूल को झूठी गवाही देने के चक्कर में किसी भी देवी देवता पर नहीं चढ़ाया जाता। तो इधर शिव जी को बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी भी देवी देवता को केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता, ध्यान रखना। चलो क्योंकि झूठी गवाही दी थी उन्होंने, अब किसके लिए दी, क्या दी, तो ये सब शिव महापुराण में उसका वृत्तांत है। तो अभी अपने को शिव महापुराण तो पढ़ना नहीं है बेटा। भगवान श्री कृष्ण जी कदम्ब पर चढ़ गए बेटा, वहीं बांसुरी बजा रहे, गाय और गोपी दोनों मदमस्त है, ठीक है। माँ शारदा की भी बात कर ही लेते लगे हाथ, ज्ञान की देवी है। तो माँ शारदा जी से संबंधित कौन सा है तो कचनार है, याद रखना। कौन सा नार? कचनार। क्लियर दैट? चलिए तो अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शोभाकारी चढ़ने वाले पौधे का उदाहरण है, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्नामेंटल क्लाइंबर, ठीक है। तो क्लाइंबर की बात हो रही है जो शोभाकारी पौधे के रूप में आगे की ओर बढ़ता रहता है। तो इसमें हम देखेंगे, बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुन लेंगे ना बेटा। क्लाइंबर मतलब जो एक सहारे के द्वारा ऊपर चढ़ जाता है। अब सहारे पर चढ़ने के लिए कुछ में कांटे होते हैं, कुछ में टेंड्रिल्स होते हैं ना, तो यहाँ पर हम समझते हैं, बात करते हैं हम क्लाइंबर की। तो क्लाइंबर में कुछ कांटे वाले होते हैं ना, कांटे वाले क्लाइंबर है ना, शोभाकारी झाड़ियां जो क्लाइंबर के रूप में होते हैं, जिनमें थॉर्न पाए जाते हैं। तो इसमें 2 बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। पहला तो है बेटा गुलाब, जो कांटे वाला गुलाब है ना, तो थॉर्न गुलाब या कांटे वाला रोज या गुलाब, कांटे वाला जो गुलाब है वो एक तो महत्वपूर्ण इसका उदाहरण है। दूसरा कांटे वालों में अगर अपन देखें तो बोगनवेलिया है। कौन सा वेलिया बेटा? बोगनवेलिया। ये भी क्लाइंबिंग का ही उदाहरण है, बोगनवेलिया, अच्छे से याद रखना। दूसरा इसमें हम देखें बेटा क्रीपर टाइप, सॉरी क्लाइंबर में दूसरा हम देखेंगे टेंड्रिल वाला, ठीक, टेंड्रिल। अभी टेंड्रिल क्या होता है सर? आप लोगों ने सबने कद्दू वर्गीय सब्जियां देखी होगी, उनमें से स्प्रिंग निकले रहते हैं ना, करेला है, लौकी है, गिलकी है, ये जब चढ़ती है, गिलकी को देखना आप कहीं भी देखोगे तो ऐसे धागे की तरह, स्प्रिंग की तरह होते हैं ना, ऐसे स्प्रिंग की तरह, तो इनको हम टेंड्रिल बोलते हैं बेटा, ठीक है। ऐसे घुमावदार होते हैं। एक चित्र थोड़ा सा ठीक बना देता हूँ ताकि तुम्हें टेंड्रिल का पिक्चर दिमाग में रहे। इस तरह से ऐसे टेंड्रिल होते हैं, ये अटक जाते हैं, इसके सहारे चढ़ता है। कद्दू, लौकी, गिलकी आप देखोगे तो उनमें जरूर देखने को मिलेगा। तो टेंड्रिल वाले होते हैं जो हुक जैसी संरचना बना के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इसके उदाहरण में अपन देखें तो बिगोनिया है, बिगोनिया बहुत बार पूछा गया है, ये क्लाइंबिंग का उदाहरण है, जिसको हम गोल्डन सावर भी कहते हैं बेटा, ये भी ध्यान रखना। बिगोनिया को क्या कहते हैं? गोल्डन सावर। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है
रिमेनिंग रखना दिमाग में। कौन सा शावर? तो बिगोनिया को हम बोल रहे हैं गोल्डन शावर। और टेंड्रिल में अगर अपन एक और देखें तो एंटीगोना है। कौन सा बेटा? एंटीगोनन, जो आपसे पूछा ही गया है। ठीक है, एंटीगोनन पूछा ही गया है, एंटीगोनन। तो ये टेंड्रिल का है और ये सब के सब किसके एग्जाम्पल है? क्लाइंबर के। लेकिन मैंने यहाँ इसको दो भागों में बांट दिया, कांटे वाला पूछे तो ये दो है, टेंड्रिल के सहारे से चढ़ने वाला पूछे तो ये दो है बेटा। ठीक है, मुरिया एक्सोटिका, मधुकामनी और नेरियम ओडेरस, ये दोनों क्या बेटा? ये दोनों हेज। हेज मतलब ये दोनों झाड़ी की तरह लगाया जाता है। किसकी तरह लगाई जाती है? झाड़ी की तरह, हेज के रूप में लगाई जाती है, ध्यान रखना। और एंटीगोनन लेप्टोपस जो है ये आपका क्लाइंबर है, जैसे कि एग्जांपल में आपको दिख रहा है एंटीगोनन। तो राइट आंसर हो गया इसका डी। ठीक, बाकी ये दो क्या है? झाड़ियां हैं, याद रखना। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केली का प्रसारण किस विधि से किया जाता है? केली, केना एक ही बात है। केली को केना भी बोला जाता है, बोटनिकल नेम केना इंडिका है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। केनेकेसी या सिटेमिनेसी परिवार है। तो बडिंग तो जग जाहिर है, टी बडिंग, सील्ड बडिंग अलग अलग पौधों में की जाती है। ठीक है, तो टी बडिंग, टी कली का चश्मा चढ़ाना जनरली रोज में होता है, और फूलों में अगर देखें तो रोज है, और फलों में अगर देखें तो संतरा है। और संतरे में ये किस नाम से जानी जाती है बेटा? दैट इज सील्ड बडिंग। संतरे में हम इसको किस नाम से जान रहे हैं? तो सील्ड कलिकायन के नाम से जान रहे हैं। चलो तनाक्रंतन की बात करें तो तनाक्रंतन जनरली यदि हम देखें तो देसी गुलाब में होता है। ठीक, देसी गुलाब में हम देखते हैं तनाक्रंतन, तना कलम लगाते हैं। लेकिन सख्त तना कलम आ जाए तो अंगूर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करें हम गूटी की तो गूटी मेनली तो लीची में बांधी जाती है बेटा, लेकिन लीची ऑप्शन में ना हो तो हम गुआओं में भी देख सकते हैं कुछ हद तक। और बात करें हम प्रकंद, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रकंद। तो राइजोमिया प्रकंद के द्वारा होता है किसमें किसमें? अदरक में होता है, जिसको आप जिंजर कहते हैं, हल्दी में, जिसको आप टर्मरिक कहते हैं, और साथ ही इसमें केना में भी हो रहा है। केना के अलावा केला में भी होता है, बनाना में भी होता है। लेकिन ये केले का व्यावसायिक नहीं है, लेकिन इन तीनों में ये कमर्शियल है, क्योंकि केले में व्यावसायिक रूप से तो इसी राइजोम से बाद में क्या निकलते हैं? स्वार्ड सकर्स। क्या निकलते हैं? स्वार्ड सकर्स, तलवार नुमा सकर्स, उन्हीं के द्वारा ये होता है। क्लियर दैट? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा, राइजोम प्रकंद। ठीक है बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में फल रोपण की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है? चलो, षडभुजाकार की बात करें तो इसमें जनरली 6 पौधे लगते हैं, लेकिन ऑप्शन में 7 हो तो फिर ज्यादा सही 7 होते हैं। आयताकार की बात करें तो इसमें रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट जो दूरी होती है वो इक्वल नहीं होती। और इस विधि से जनरली किसको लगाया जाता है बेटा? ग्रेप्स को लगाया जाता है, ध्यान रखना आपको। देन हम बात करें त्रिभुजाकार, ये HDP के लिए मेथड है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग के मेथड है। अच्छी विधि तो नहीं है, क्योंकि इसमें आप सभी जानते हो अंतः कृषि क्रियाओं में समस्या आएगी, इंटर कल्चर ऑपरेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने वाली है, तो अच्छी विधि तो नहीं है। फिर भी आम की एक वेराइटी है जिसका नाम है आम्रपाली। आम्रपाली, उसमें हम इसी मेथड से लगा सकते हैं, किचन गार्डन के अंदर या जहां भी आपको लगाना है, तो त्रिभुजाकार विधि से उसको ही लगाया जाता है। ठीक है, हेक्सागोनल की अगर हम बात करें तो बेटा इसमें षटभुजाकार में, षटकोण में, सेप्टुलेट में, वर्गाकार से 15% मोर प्लांट लगते हैं, अधिक पौधे लगते हैं वर्गाकार से। त्रिभुजाकार में अगर हम देखें तो 14% पौधे कम लगते हैं वर्गाकार की तुलना में। और जो कंटूर विधि है, ठीक है, इसमें हम देखें बेटा तो पूरे खेत को इस तरह से झिक झिक बांट लिया जाता है, ठीक, और फिर उसके ऊपर इस तरह से प्लांटिंग की जाती है। इस तरह से आप देखेंगे तो फिर प्लांटिंग की जाती है। ऐसा करने से यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? सॉइल एंड मॉइस्चर, इन दोनों का क्या होता है? कंजर्वेशन होता है। सॉइल एंड मॉइस्चर का क्या होता है बेटा? कंजर्वेशन, मृदा और नमी का संरक्षण होता है। ठीक, इस विधि में हम देखें बेटा तो मृदा एवं नमी का संरक्षण होता है। मृदा और नमी का यहाँ क्या होता है? संरक्षण होता है।
और ये जनरली हिली एरिया में, पहाड़ी क्षेत्र में पहाड़ को इस तरह से जिग जिग बांट कर की जाती है। तो इसका राइट आंसर है ए। और पौधे लगाने की जो सर्वोत्तम विधि है वो वर्गाकार है, क्योंकि उसमें रो से रो, कतार से कतार, पौधे से पौधे की दूरी बराबर होती है, इसलिए कृषि क्रियाओं में कोई बाधा भी नहीं होती। बगीचे के रेखांकन में महत्वपूर्ण कारक है, इंपोर्टेंट फैक्टर इन प्रिपरेशन ऑफ ऑर्चर्ड लेआउट। आप एक बगीचा बनाने जा रहे हो तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आप सभी जानते हो 10 to 15% एरिया डिवोटेड होता है फॉर रोड, पाथ, हेज, सड़क, इन सब के लिए हम देते हैं। ठीक, और मृदा की भी हम बात करते हैं बेटा, सिलेक्शन ऑफ साइट की, तो उसमें हम पढ़ चुके हैं, दैट इज लोमी सॉइल बेस्ट होती है। कौन सी मृदा बेस्ट है? तो दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है, ध्यान रखना है। अब एक बगीचा बनाने जा रहे हो तो सड़क होनी चाहिए, रास्ते होना चाहिए, उसमें बिल्डिंग होना चाहिए, शहर के पास होना चाहिए, साल भर मजदूर होना चाहिए, ये सब अच्छी बातें हैं। तो अच्छी बातें सारी होना चाहिए। विंड ब्रेक्स बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि तेज गर्म हवाओं से बचाने के लिए हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्या लगा देंगे बेटा? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हम लगाते हैं विंड ब्रेक। वायुरोधक वृक्ष, रास्ते होना चाहिए, बाढ़ भी होनी चाहिए, हेज मतलब ठीक है, छोटी ऊंची अलंकृत झाड़ियां, तो उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। क्लियर दैट? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शरतकालीन प्रमुख शोभाकारी एक वर्षीय पौधे हैं। इंपोर्टेंट विंटर सीजन, रबी सीजन के ऑर्नामेंटल एनुअल प्लांट्स, ऐसे वार्षिक पुष्प जो एक सीजन या उससे भी कम समय में अपना लाइफ कंप्लीट कर लेते हैं, उनको हम एनुअल फ्लावर कहते हैं। और एनुअल फ्लावर में अगर हमसे शरतकालीन की बात करें तो कैलेंडुला आता है, फ्लॉक्स आता है, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे तो मैं लिख देता हूँ 2-4 नाम, ल्यूपिन आता है, ठीक, ल्यूपिन आता है, फ्लॉक्स आता है, चाइना एस्टर या एस्टर चाइना आता है आपका, एस्टर चाइना है, ठीक। तो गजेनिया है, डेजी है, हॉलीहॉक है, पिटूनिया है, हेलीक्राइसम है। These are the important annual season flower. फ्लॉक्स है, पोपी है, ठीक है, स्वीट पी है, स्वीट पी है, स्वीट सुल्तान है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है मैंने लिख दिया, वैसे और भी मुझे याद है, पर फिलहाल इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। और लिली जो होता है ये जनरली नहीं उगाया जाता एज ए एनुअल फ्लावर, ठीक है, विंटर सीजन में। ये प्योरिटी का, शुद्धता का प्रतीक होता है, ध्यान रखना। किसका प्रतीक है? शुद्धता का प्रतीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, शुद्धता का प्रतीक है, ठीक। तो इसका राइट आंसर सी होगा, जिससे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे बेटा, ए और बी दोनों। कैलेंडुला है, कैंडी टफ्ट है, ठीक है, कैंडी टफ्ट भी बार बार पूछा जाता है, ये भी आप यहाँ पर नोट कर लो, कैंडी टफ्ट, ये सब विंटर सीजन के। फिर कोचिया है, जीनिया है, बाल्सम है, ये सब समर सीजन के बेटा। और रेनी सीजन में भी बाल्सम लगाया जाता है, सिलोसिया लगाया जाता है, थिथोनिया लगाया जाता है, ठीक है। कोचिया, जीनिया, पोर्चुला का, ये सब ग्रीष्म में लगाए जाते हैं, ठीक बेटा, इनको याद रखना, महत्वपूर्ण है जानकारी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, बात हो रही है IIHR, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1968, न्यू दिल्ली में, सबको पता है। ICAR 1929, 16 जुलाई 1929। गुरुग्राम नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड 1984। देन बात करें CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ, ठीक है भाई। तो अब आपसे IHR की बात हो रही, तो दैट इज हिसारघट्टा, बेंगलुरु, कर्नाटका। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, आप इसको अच्छे से ध्यान रखना। फल आकृति विज्ञान बेंड असंगति प्रणाली को कितने भागों में बांटा गया? देखो हिंदी में बहुत क्लिष्ट लिखा है, बेंड ऑफ फ्लावर मार्फोलॉजी, मतलब अब यह तो बैंड बाजा बारात हो गया। बच्चों को ये क्वेश्चन टफ लगा होगा, क्योंकि ये प्लांट ब्रीडिंग का लेवल का क्वेश्चन है ना। लेवल का मतलब आप लोगों के हिसाब से, क्योंकि MSc के विद्यार्थी इसको जनरली पढ़ते हैं। अब आप तो MSc कर नहीं रहे, PAT कर रहे बेटा, उसके बाद BSc करोगे, फिर MSc करोगे, लेकिन आपका MSc लेवल का क्वेश्चन था, ये पूछा गया था। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी क्या हम बात करें, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम SI लिख देते हैं। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी आप शायद बायोलॉजी में पढ़ते हैं, ब्रीडिंग का टॉपिक है, कि स्वयं का फूल अपने ही सेम फ्लावर की स्टिग्मा पर पोलिनाइज होने के बाद फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, या पोलिनेशन भी ठीक से नहीं हो पा रहा, ठीक।
पोलिनेशन नहीं हो रहा तो फर्टिलाइजेशन तो संभव है नहीं होगा। तो इस तरह की जो असंगति पाई जाती है उसको बोलते हैं सेल्फ इनकम्पिटिबिलिटी। मतलब उसके पास पोलन भी है, स्टिग्मा भी है, लेकिन वो पोलन वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। तो इस तरह की असंगति को सेल्फ इनकम्पिटिबिलिटी कहा जाता है। और ये दो तरह की जनरली होती है। इसमें हम देखेंगे दो तरह का होता है बेटा सेल्फ इनकम्पिटिबिलिटी। एक होता है होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पिटिबिलिटी, और एक होता है बेटा हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पिटिबिलिटी। हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पिटिबिलिटी और हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पिटिबिलिटी को भी दो भागों में हमने पढ़ा है। एक क्वेश्चन आया था, इसको हम दो भागों में बात करते हैं बेटा, दैट इज डाई स्टाइली और ट्राई स्टाइली। इस क्वेश्चन को यहाँ से इतने क्वेश्चन को मैं पहले भी एक जगह डिस्कस कर चुका हूँ, आपने शायद 22 के पेपर में देखा होगा बेटा। ठीक है, तो दो तरह की होती है, तो इसका राइट आंसर है डी। ये ब्रीडिंग का क्वेश्चन है, प्लांट ब्रीडिंग में आप इसको पढ़ते हो, तो वहां का क्वेश्चन था, तो यहाँ पर अपन ने देख लिया बेटा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्यान विज्ञान शब्द, ये बेटा इस क्वेश्चन में मैं आपको कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कम से कम 50 से ज्यादा प्रश्न यहाँ आज कवर हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। कितने क्वेश्चन कवर कर दूंगा मैं आपके, तो 50 से ज्यादा। सर ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी ही बात है बेटा, ये MGCI में मिल सकता है आपको बेटा। ठीक है, एक साथ में आपके कितने क्वेश्चन कवर कर दूंगा यहाँ पर, इस क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन आपके कवर होने वाले हैं। बिल्कुल मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, कैसे अभी आप समझ पाएंगे, समझो बेटा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। बार बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आज मैं आपके कई सारे क्वेश्चन एक साथ क्लियर कर दूंगा। 50 से ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, कैसे सर, देखो ध्यान दो, जब भी आपको किसी के लास्ट में क्या दिखे बेटा, कल्चर दिखे, तो समझ जाना कल्चर वाला शब्द क्या है, लेटिन है। कौन सी भाषा से बना है, तो लेटिन भाषा का। कौन सी लैंग्वेज का है, लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है, ध्यान रखना। जहां भी लास्ट में क्या दिखे, कल्चर। अब सर अपवाद बिल्कुल है, दो अपवाद बहुत अच्छे से याद रखना जो आपसे पूछे जाते हैं। एक तो लेक कल्चर का है, कौन से कल्चर का बेटा, लेक कल्चर। अब लेक कल्चर कौन सी भाषा का है, तो लेक कल्चर अगर हम देखें तो दो शब्द इसमें, लेक और कल्चर। जो लेक है ना, लेक शब्द जो है, कल्चर तो लेटिन का ही है, जहां कल्चर दिखा वो तो लेटिन का है, लेकिन जो लेक शब्द है, कौन सा शब्द है, लेक, ये बना है बेटा संस्कृत भाषा से। किससे बना है, संस्कृत भाषा से। चलो इतनी बात ध्यान रखना। उसके बाद अगर दूसरा अपवाद की हम बात करें, तो जो दूसरा एब्स्ट्रैक्शन है, दूसरा अपवाद है, दैट इज सिट्री कल्चर। कौन सा कल्चर बेटा, सिट्री कल्चर। चलो सिट्री कल्चर की बात करें तो कल्चर तो लेटिन ही है, कल्चर का तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन सिट्री कल्चर का शब्द देखा जाए तो ये ग्रीक का है, और इसका अर्थ है गोडली ट्री। कौन सा ट्री बेटा, गोडली ट्री। गोडली ट्री का मतलब क्या है, भगवान का पेड़ या भगवान का वृक्ष, भगवान का वृक्ष। अब इसके अलावा जहां भी तुम्हें कल्चर दिख जाए 100% वो उत्तर होगा लेटिन का। ठीक, और किसमें लेटिन शब्द दिखता है कल्चर के साथ साथ, तो फॉरेस्ट जो होता है ना, फॉरेस्ट की मैं बात करूं जिसके लास्ट में टी आ रहा, फॉरेस्ट एक ऐसा शब्द टी वाला, और आपका मार्केट, ये आप इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं, MSc में पढ़ के आते हैं। तो मार्केट लेटिन भाषा के मार्केटस से बना है। ठीक है, तो फॉरेस्ट और मार्केट ये भी लेटिन के हैं। यहाँ पर कल्चर है लेकिन लेटिन का नहीं है, संस्कृत का है। यहाँ पर कल्चर है लेकिन लेटिन का नहीं है, ग्रीक प्लस लेटिन का है, ये संस्कृत प्लस लेटिन का है। दो में से एक लगाना पड़ेगा, तो यहाँ संस्कृत जाएगा, यहाँ ग्रीक जाएगा, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य, कल्चर का मतलब तो कल्टीवेशन, कर किसकी रहे वो इंपॉर्टेंट है, और वो शब्द किस भाषा का, उसके साथ उत्तर जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। हर एक कल्चर लेटिन है, लेकिन ये दो कल्चर अपवाद है, ध्यान रखना। सेरीकल्चर भी पहले था, उसको अपडेट कर दिया गया, वो लेटिन में ही या फ्रेंच में कंसर्न किया जाएगा, वो यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूँ ना। सेरीकल्चर भी इसी तरह का एक एक्सेप्शन है, इसी तरह का एक अपवाद है, पर उसका इतना आप लोड मत लेना। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़े। अगली हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे एक और अच्छा कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, जिसके अंदर भी आप लॉजी देखो बेटा। क्या देखो, लॉजी देखो या नॉमी देखो। लॉजी या नॉमी ये सारे के सारे ग्रीक वर्ड है। कौन से वर्ड है, तो ग्रीक शब्द है। कौन सी भाषा से बने, ग्रीक। लेकिन यहाँ पर भी दो अपवाद है और बार बार पूछा जाता है। एक तो आपका है पोमोलॉजी। कौन सा लॉजी बेटा,
सोशियोलॉजी। अब पोमोलॉजी का क्या मतलब है सर? तो पोमोलॉजी का मतलब है फल विज्ञान। ठीक है बेटा, पोमोलॉजी का अर्थ क्या हो रहा है? फल विज्ञान। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पोमोलॉजी का क्या अर्थ हो रहा है? फल विज्ञान। ध्यान देंगे बेटा, पोमोलॉजी का अर्थ हो रहा है फल विज्ञान। ठीक, अब मैं बात करूं यदि पोमोलॉजी की, फल विज्ञान की, तो ये किस भाषा से बना? तो ये बना है बेटा ग्रीक प्लस लैटिन। ठीक है, ग्रीक प्लस लैटिन। पोमोलॉजी में जो पोमम होता है ना, ये किस भाषा से बनता है? पोमोलॉजी में पोमम ये लैटिन से बनता है, और लॉजी किससे बनता है? ग्रीक से। तो ये दोनों वर्ड का कॉम्बिनेशन है। अब पोमोलॉजी दो में से एक चुनना पड़े तो हम क्या लगाएंगे? पोमोलॉजी में दो में से एक चुनना पड़े तो फिर हम लैटिन का लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं बेटा? लैटिन का। पोमोलॉजी है तो लैटिन है, ग्रीक प्लस लैटिन है तो कोई डाउट ही नहीं है। याद रहेगी क्या मेरी बात? ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, आप इसको बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। एक ऐसा और कॉन्सेप्ट है बेटा, दैट इज सोशियोलॉजी। कौन सा लॉजी? सोशियोलॉजी। समाज शास्त्र की बात करें हम, सोशियोलॉजी, ये भी किसका कॉम्बिनेशन है? ग्रीक प्लस लैटिन का। क्लियर दैट? तो आप इसके अलावा जो भी दिख जाए, लॉजिनॉमी, वो सब क्या होंगे आपके? ग्रीक के। जैसे एग्रोनॉमी, पैथोलॉजी, सब ग्रीक के आएंगे बेटा। जहां भी लॉजिनॉमी दिखे वो सारे ग्रीक के, इन दो को छोड़ के। ये दोनों मुख्यतः लैटिन में कंसर्न किए जाते हैं। ये दो मुख्यतः संस्कृत और इधर ग्रीक में कंसर्न किए जाते हैं। इसके अलावा जहां भी कल्चर दिखे, जैसे एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, ओलेरिकल्चर है, फ्लोरिकल्चर है, सिट्रीकल्चर, यहाँ पर मैंने बता दिया। तो जैसे भी कल्चर दिख जाएंगे आप सारे लैटिन है। तो होगा ना बेटा 50 से ज्यादा क्वेश्चन। और समझो अभी तो और कुछ अपवाद है और कुछ अच्छी बातें बार बार पूछी जाती है ना। अनाज शब्द, ऐसे थोड़ी मैंने बोल दिया 50 से ज्यादा क्वेश्चन कवर होंगे, करके दिखाऊंगा अभी, है ना। चलो अनाज की बात करें, सीरियल वर्ड की, तो ये रोमन भाषा का है, ये रोमन का हो गया बेटा। फिर आपसे मानसून पूछ ले, मानसून, तो मानसून की बात करें तो बेटा ये अरेबिक है, अरेबिक है, अरेबिक भाषा का है मानसून। मानसून के अलावा अगर अपन देखें तो खरीफ पूछ ले, रबी पूछ ले या जायद, ये भी अरेबिक के, क्योंकि जब ये अरेबिक है तो ये भी अरेबिक के बेटा। इसके अलावा आपसे पूछ ले जलवायु, क्या पूछ ले सर? जलवायु, क्लाइमेट, तो क्लाइमेट किस भाषा का है? जलवायु, तो जलवायु है बेटा ग्रीक का। फिर आपसे पूछ ले वेदर, वेदर मतलब मौसम, ठीक है, वेदर मतलब मौसम, ये किस भाषा का है सर? तो ये मौसम है लैटिन भाषा का। और बेटा मैंने क्लास में आपको और भी कुछ महत्वपूर्ण शब्द बताए हैं, ठीक है, हालांकि ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने क्लास में भी कुछ 2-4 शब्द और बताए, ठीक। आप लोगों ने क्रॉप प्रोडक्शन में पढ़ा ही होगा। कौन सा पढ़ा है सर हमने? आप लोगों ने पढ़ा है एंग्लो सैक्सन, ये आपने पढ़ा होगा एंग्लो सैक्सन में। तो आपने पढ़ा होगा जो इनकी बुक थी जेथरो टूल की हार्स सोइंग हस्बेंड्री, तो टिलेज जो शब्द है वो एंग्लो सैक्सन का है। टिलेज के अलावा आपसे हो की बात कर ले, फिर आपका वीट की बात कर ले, ठीक है बेटा। तो ये सारे के सारे एंग्लो सैक्सन है। फलों का जो पकना है, राइप वर्ड है, वो भी एंग्लो सैक्सन का ही आता है। तो हो गए ना बेटा एक से ज्यादा क्वेश्चन एक साथ। मैंने आपको बोला था कि 50 क्वेश्चन से ज्यादा हो जाएंगे, तो हो चुके हैं, ठीक है। और नहीं हुए हैं तो उसको और कवर करते हैं अपन। यहाँ पर एक और शब्द देखेंगे, एक शब्द आता बेटा संस्कृत। संस्कृत में आप कृषि शब्द जो है ना, कृषि, KRISHI, KRISHI, कृषि संस्कृत का है। सुगर संस्कृत का है। उसर संस्कृत का है। सुगर, उसर, उर्वरक, खाद, फिर आपका कृषि, ये सब संस्कृत भाषा के। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि अब आपका कोई सा शब्द बचा। एक शब्द और मुझे याद आ रहा है, दैट इज टोंग्या कृषि, इंडो बर्मा, ठीक है, टोंग्या कृषि इंडो बर्मा भाषा का है। तो बेटा जैसे मैंने आपको बोला था कि आज इस क्वेश्चन में आपके 50 से ज्यादा क्वेश्चन कवर करके दूंगा, तो आप देख लो कर दिए, 50 से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो गए हैं इसी एक ही क्वेश्चन में। आप जीवन में कोई सा भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो अब आपका गलत नहीं होगा। हॉर्टिकल्चर में सोचना नहीं, कल्चर आए तो लैटिन, इसका राइट आंसर है डी, ठीक है बेटा। बाकी मेरे इस वीडियो को आप बार बार सुनना, इस बात को बार बार सुनना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इस तरह का भाषा का क्वेश्चन अब आपका जीवन में कभी गलत नहीं होगा। पर्शियन और अंग्रेजी दोनों क्या है? गार्डन होते हैं, स्टाइल ऑफ गार्डन होता है, और ये आपका सबसे पुराना ओल्डेस्ट ऑफ गार्डन होता है, सबसे पुराना गार्डन होता है। ग्रीक भाषा की जैसे अभी अपन ने बात करी ली, लैटिन का और ग्रीक का और अन्य जो भाषाओं के बनने वाले क्वेश्चन थे आपकी स्क्रीन पर मैंने कवर कर दी बेटा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुलाब में काट छाट कब करना चाहिए? तो गुलाब में काट छाट हमें करना चाहिए अक्टूबर में, अच्छे से ध्यान रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अलंकृत बागवानी का मुख्य उद्देश्य। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर। क्यों लगाते भैया? ये 12वीं की बुक का क्वेश्चन एज इट इज 12वीं की बुक में आपको मिल जाएगा। मनोरंजन के लिए लगाते, बिल्कुल सही है। पशु पक्षियों का मनोरंजन होता ही रहता है, आप देखते हैं। धार्मिक आर्थिक लाभ है, बिल्कुल सही है। सजावट के लिए सही है, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका सी। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो रहा है आपका? सी। क्लियर दैट? तो सभी होता ही है, धार्मिक महत्व भी है, सब कुछ होता है यहाँ पर। अशोक का वृक्ष का वानस्पतिक नाम है। देखो डेलेनिक्स रिजिया किसका नाम हो रहा है बेटा? तो गुलमोहर का नाम हो रहा है, ध्यान रखना। डेलेनिक्स रिजिया किसका नाम है? गुलमोहर का। केसिया फिस्टुला अमलतास, अमलतास। और थूजा, तो ये थूजा जिसको आप विद्या बोलते हो उसी का नाम है, थूजा काम्पेटा। ठीक। और सराका इंडिका और पॉलियंथा लॉन्गिफोलिया। तो जनरली जो अशोक का नाम होता है वो पॉलियंथा लॉन्गिफोलिया होता है, ध्यान रखना। लेकिन बेटा आपसे पूछे सीता अशोक, कौन सा अशोक? दैट इज सीता अशोक। ठीक है, तो जो सीता अशोक होता है इसका वानस्पतिक नाम है दैट इज सराका इंडिका। सीता अशोक का नाम क्या हो रहा है भैया? सराका इंडिका हो रहा, आप बहुत अच्छे से याद रखना। बरगद, फाइकस बेंगालेंसिस, पीपल, फाइकस रिलीजियोसा, नीम, एजा डायरेक्टा इंडिका, गुलमोहर डेलिनिक्स रिजिया, केसिया फिस्टुला अमलतास, थूजा कॉम्पैक्ट और डलबर्जिया शिशु शीशम का है। अच्छे से याद रखना बेटा। ठीक, चलिए, तो ये सारे नाम मैंने आपको बता दिए, अच्छे से इनको रिमेम्बर रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय फल है सेब। सेब तो बेटा किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट है, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट है। शीतोष्ण फलों का राजा हो रहा है। किसका राजा हो रहा है ये? शीतोष्ण फलों का राजा है, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट है, अच्छे से ध्यान रखना, शीतोष्ण फलों का राजा है। चलो आम की बात करें तो नेशनल फ्रूट है ये, बाथरूम फल है, राष्ट्रीय फल है। ठीक, नेशनल फ्रूट बोले, राष्ट्रीय फल बोले, अग्रदूत बोले, फलों का अग्रदूत बोले, भारतीय लोगों का पसंदीदा फल बोले, भारतीय फल बोले। ठीक, राजा बोले, और आम में राजा अल्फांजो होता है। तो ये सब आम की बात हो रही, तो इसका राइट आंसर तो सी हो गया बेटा। बनाना की बात करें तो बनाना के सम्मान में काफी सारी बातें लिखी जाती है। एडम्स फिग लिखा जाता है, एडम्स फिग लिखा जाता है। देन इसके बाद अगर हम देखें तो कल्पतरु बोला जाता है इसको बेटा, कल्पतरु बोला जाता है। एप्पल ऑफ पैराडाइज बोला जाता है, एप्पल ऑफ पैराडाइज बोला जाता है। ठीक, स्वर्ग का सेब कहा जाता है, स्वर्ग का सेब कहा जाता है। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा है बेटा। ठीक, चलिए, भारत में किस फल का सर्वाधिक क्षेत्रफल है आप जान लीजिए बेटा। एरिया और प्रोडक्शन दोनों का मैं निक नेम लिख देता हूँ, बाकी जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको सब पता है, तो मैं उन्हीं की भाषा में लिख देता हूँ। एरिया की बात आएगा तो MCB का ट्रिक याद रखना, और प्रोडक्शन की बात आए तो BMC। अब ये क्या है? तो मैंगो सिट्रस, बनाना, बनाना मैंगो सिट्रस। तो क्या पूछा बेटा? क्षेत्रफल पूछा है ना, एरिया पूछा है। तो सबसे ज्यादा एरिया किसका है भारत में? आम का। ठीक है, प्रोडक्शन सबसे ज्यादा पूछता, उत्पादन सबसे ज्यादा पूछता। उत्पादन यदि पूछता तो उत्पादन की बात होती तो आपका आंसर होता केला। ठीक है बेटा, और जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका हो रहा है? सेब का। लेकिन एप्पल का जो ट्रॉपिक्स है, बाउल ऑफ एप्पल, सेब का कटोरा आता तो आपका हिमाचल प्रदेश होता। लेकिन उत्पादन की बात है। अमरूद की भी बात कर लेते बेटा। अमरूद को क्या कहा जाता है? किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट या किंग ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट, किंग ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट, सब ट्रॉपिकल फ्रूट या ट्रॉपिकल फ्रूट। ध्यान देना बेटा, किंग ऑफ सब ट्रॉपिकल फ्रूट अगर आ जाए तो एप्पल, और क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल में आए तो, क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल आए तो दैट इज लीची है, अच्छे से याद रखना। उष्ण फलों की रानी लीची है। किंग ऑफ सब ट्रॉपिकल या ट्रॉपिकल फ्रूट आए तो आपका गुआवा होता है, ध्यान रखना। लेकिन फलों का राजा आए तो आम होता है, ये भी ध्यान रखना। ये सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल की बात ध्यान रखना, इसमें गुआवा है। क्वीन आए तो लीची है। ठीक, और इसको हम गुआवा को एक और नाम से जानते हैं, गुआवा के लिए एक और नाम है दैट इज एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। ठीक है बेटा, इसको हम किस नाम से जानते हैं? एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? उष्ण का सेब। किसका सेब बोलते हैं? उष्ण का सेब। अब इन दोनों में से भी एक आ जाए तो ट्रॉपिकल कंसर्न करना। किंग ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट गुआवा, क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल आ जाए तो क्वीन ऑफ सब ट्रॉपिकल में लीची है, क्वीन ऑफ फ्रूट आ जाए तो मैंगोस्टीन है,
किंग ऑफ फ्रूट आ जाए तो आंसर क्या होगा बेटा? मैंगो होगा। तो ये बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी, ध्यान रखना। चलिए फिलहाल इसका उत्तर क्या होगा बेटा? एरिया की बात हुई है तो सबसे ज्यादा एरिया आम का है। बाड़ लगाने का मुख्य उद्देश्य, बाड़ मतलब क्या होता है बेटा? अलंकृत उद्यान है, जैसे अपना ऑर्चर्ड है, मान लीजिए ये अपना बगीचा है। इस बगीचे में हम चाहते हैं कि पशु पक्षी आराम से बैठे रहे, उनकी बातें चलती रहे, कोई उनको परेशान ना करे। तो इसके लिए हम चारों ओर से क्या लगा देते हैं? ऐसी ऊंची अलंकृत झाड़ियां लगा देते हैं, और ये झाड़ियां तेजी से फैलकर एक तरह से स्क्रीनिंग का काम करती है। स्क्रीनिंग मतलब ढकने का काम करती है। और जब आप किसी चीज को ढक देते हो तो प्राइवेसी मेंटेन होती है। प्राइवेसी मतलब गोपनीयता, सुरक्षा, प्राइवेसी, प्रोटेक्शन, सुरक्षा, गोपनीयता, प्राइवेसी, प्रोटेक्शन की बात होती है। प्राइवेसी की बात होती है, प्रोटेक्शन की बात होती है, गोपनीयता की बात होती है, रक्षा की बात होती है। और अलंकृत बागवानी, हेज के लिए हम बात करते हैं कामिनी है, रात रानी है, ठीक है, मेहंदी है, बोगनविलिया है। ये सब चारों ओर से बढ़कर ढक लेते हैं और एक तरह से हमें सुरक्षा भी देते हैं, सजावट भी देते हैं। तो रक्षा के लिए बिल्कुल सही है। सुरक्षा की बात हो रही, डेकोरेशन की बात हो रही, सीमा निर्धारण, सभी काम हो रहे, इसलिए आंसर आएगा बी। ये करने से सब फायदे ही फायदे बेटा। उत्तरी भारत में अंगूर की काटछाट, देखो भाई ग्रेप्स की बात होगी तो ग्रेप्स में जो काटछाट होती है दो तरह से। नॉर्थ इंडिया की बात करूं मैं, उत्तरी भारत की, तो उत्तरी भारत में होती है दिसंबर टू जनवरी, ठीक है, और दो आ जाए तो जनवरी ज्यादा सही है, ध्यान रखना भाई। साउथ इंडिया की बात करें तो यहाँ दो तरह से होती है, एक बार अप्रैल में होती है, एक बार अक्टूबर में होती है, ठीक। एक बार यहाँ अप्रैल के अंदर हो रही है, एक बार अक्टूबर की। एक आधार होती है, एक फ्रूट होती है, सब हम आगे बात कर चुके हैं, कई बार चर्चा हो गई है। तो कब करेंगे भैया? ये रहा जनवरी, तो राइट आंसर है सी, ठीक। कौन सी झाड़ी में खुशबू वाले फूल आते हैं? रात रानी, सेस्टर्नम नॉक्टर्नम, ठीक है, और कामिनी, मधुकामिनी। तो दोनों सही है, ए और डी जहां है उत्तर हो जाएगा बेटा। तो इसका राइट आंसर शुड बी बी। क्लियर दैट? चलो टिकोमा, टिक्टोमा, ग्रेंडिफ्लोरा की बात हो रही है। सदाई एक अत्यंत आवश्यक है, इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। देखो भाई सदाई अत्यंत आवश्यक है सेब में, क्यों है? क्योंकि इसमें हमें पहाड़ी क्षेत्र में जो पौधे होते हैं उनमें ट्रेनिंग की बहुत जरूरत होती है। क्यों सर? क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पर तेज आंधी, तूफान, ठंडी हवा, गर्म हवा, ये सब तरह की प्रक्रियाएं लगातार होती रहती है। वैसे ठंडी हवाएं ज्यादा चलती है, तो उन तेज हवाओं से बचने के लिए हमें सदाई करना बहुत जरूरी है। अगर शुरू से सदाई नहीं करी, अगर शुरू से सदाई नहीं करी तो हमारा ऑर्चर्ड क्या हो जाएगा? लॉजिंग हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमें ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी होता है। तो सदाई एक अत्यंत आवश्यक क्रिया है, किसमें? सेब में, ठीक है। लेकिन भारी काट छाट पूछा जाए, क्रंथन पूछा जाए, ध्यान देना, यहाँ सदाई की बात हो रही है, ट्रेनिंग की बात हो रही है ना, प्रूनिंग की बात नहीं हो रही। मैं यहाँ बोल रहा हूँ प्रूनिंग वाली बात बोल रहा हूँ। भारी काट छाट, हेवी प्रूनिंग किसमें किया जाता है? तो आप शायद जानते होंगे, हेवी प्रूनिंग किया जाता है किसमें बेटा? बेर के अंदर। और इससे पहले अभी हमने बात करी थी, जैसे लास्ट क्वेश्चन में इधर आप देखोगे ग्रेप्स में, इसमें भी क्रंथन का बहुत महत्व है। इसमें क्रंथन का विशेष महत्व, ये भी ध्यान देना बेटा। सेब में क्रंथन का विशेष महत्व, अगर क्रंथन की बात हो तो विशेष महत्व किसका है? किसमें है? तो ग्रेप्स में। भारी प्रूनिंग की बात हो तो बेर में। सदाई और प्रूनिंग दोनों का महत्व हो जाता है तो सेब में, ठीक है। आम में, आंवला में, आंवला में हम देखते हैं सेंटर लीडर सिस्टम का यूज करते हैं। पपाया में जनरली सदाई की आवश्यकता नहीं होती है, इधर सदाई की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखना, इधर सदाई की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि एक वर्षीय फल की तरह बेटा एक बार में खत्म हो जाता है, ना तो इसमें कोई तना मजबूत होता, ना शाखाएं मजबूत, इसलिए जरूरत भी नहीं है। आम में मॉडिफाइड सेंटर लीडर से हम ट्रेनिंग कर सकते हैं। चलिए, वायु अवरोधक वृक्ष, अभी अपनी पहले भी बात हुई थी, विंड ब्रेक को किधर लगाना चाहिए? तो बगीचे को गर्म और ठंडी हवाओं से बचाने के लिए उसके चारों ओर मजबूत दृढ़ तने वाले पौधे लगाए जाते हैं, जिनको हम वायु अवरोधक वृक्ष, विंड ब्रेक कहते हैं। अगर उनके बीच में हम झाड़ियां लगा दें तो बेटा उसको हम शेल्टर बेल्ट कहते हैं, ठीक है। तो किधर लगाना चाहिए? तो नॉर्थ से वेस्ट, NW याद रखते हैं, ठीक है बेटा। कोचिया बहुत उगाया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है, समर सीजन में उगाया जाता है। कोचिया क्यों उगाया जाता है बेटा? तो कोचिया अपनी सुंदर पत्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सुंदर पत्तियों के लिए, ढंग से सुनना भाई, पत्तियों के लिए बात हो रही है। समर सीजन में इसको सुंदर पत्तियों के लिए उगाया जाता है ना। ये कुछ इस तरह का पौधा होता है, आप ध्यान से देखोगे तो कुछ इस तरह से होता है, काफी फैलता है इस तरह से, और ये ट्रायंगल फैलता है ना ऐसा, तो इसका शेप कुछ ऐसा बन जाएगा ट्रायंगल शेप में।
तो कोचिया अपनी सुंदर पत्तियों के लिए बहुत फेमस है। इसमें फूल नहीं होती, पत्तियां इसकी इंपॉर्टेंट है। विंटर सीजन में आप देखेंगे एक आध कोई भी फेमस नाम, तो कैलेंडुला है, कैंडी टफ्ट है, ल्यूपिन है, एस्टर चाइना है, गजेनिया है, डेजी है, हेली क्राइसम है, होली हॉक है, ये सब बात होती है। रेनी सीजन में आप बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं बालसम, ठीक है। और यहाँ भी एक नाम लिख ही देता हूँ, पोपी लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। चल, तो ये सारे आपके हो गए, कोचिया के बारे में बात हो गई, ग्रीष्म की और विंटर की, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, अगली मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।